नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 10th की हिंदी। क्लास 10th की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ेंगे हमारी चित्रित पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का पाठ 3। इससे पहले हमने यहाँ पर अपने 2 चैप्टर जो है कंप्लीट कर लिए हैं। पहला चैप्टर है हमारा सूरदास के पद और दूसरा चैप्टर हमने यहाँ पर पढ़ा गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो दोनों ही चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और दोनों ही चैप्टर्स आते हैं हमारे काव्यखंड से। यानी कि ये हम जो अभी तक पढ़ रहे हैं वो हमारी चित्रित पाठ्य पुस्तिका भाग 2 के काव्यखंड के 3rd चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं। तो आज आप इस चैप्टर को यहाँ पर पढ़ेंगे जो कि लिखा गया है जयशंकर प्रसाद जी द्वारा और ये भी एक कविता है जिसका नाम है आत्मकथ्य। तो सबसे पहले यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय को थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद हम पाठ को डिस्कस करेंगे और फिर हम यहाँ पर नेक्स्ट सेशन में पाठ से जुड़े हुए जो आपके भावार्थ है, सप्रसंग व्याख्या है, प्रश्नोत्तर है और कठिन शब्द हैं उनको आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। सबसे पहले यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी के बारे में जान लेते हैं जिनका जन्म सन 1889 में वाराणसी में हुआ था। काशी के प्रसिद्ध क्विंस कॉलेज में पढ़ने गए थे, परंतु परिस्थितियां अनुकूल न होने के कारण 8वीं से आगे नहीं पढ़ पाए। बाद में घर पर ही रहकर संस्कृत, हिंदी, फारसी का अध्ययन किया। छायावादी काव्य प्रवृत्ति के प्रमुख कवियों में से एक जयशंकर प्रसाद का सन 1937 में निधन हो गया। अब देखिए जन्म और मृत्यु और इनकी प्रमुख रचनाएं, ये जो चीजें होती हैं इनको आप जरा अच्छे से नोट कर लें। और जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है कि कुछ चीजें जो होती हैं उनको आपने पढ़ना ही पढ़ना होता है और परीक्षाओं में ये आपका प्रश्न एक बार जरूर आता है कि आपके पाठ के कवि का नाम या लेखक का नाम और पाठ का नाम, ठीक है ना। इनकी प्रमुख कृतियां चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू लहर और कामायनी। आधुनिक हिंदी की श्रेष्ठतम काव्य कृति मानी जाने वाली कामायनी पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया। वे कवि के साथ साथ सफल गद्यकार भी हैं, यानी कि एक अच्छे कवि होने के साथ साथ एक अच्छे गद्यकार भी हैं। यानी कि काव्य रचनाओं के साथ साथ गद्य रचनाएं, यानी कि साहित्य जो गद्य रचनाएं हैं वो भी इन्होंने की है, जिसमें इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अजात शत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, उनके ये तो नाटक हैं। उसके बाद कंकाल, तितली, इरावती, ये उपन्यास हैं। आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, ये इनके कहानी संग्रह है। तो एटलीस्ट आप जब भी किसी चैप्टर को पढ़ें तो कवि का नाम और उनकी जो शिक्षा दीक्षा है, उनकी जो रचनाएं हैं, उनकी मृत्यु, ये सब चीजें जो है जरूर पढ़ लें और बाकी भी एक बार जो है पूरा का पूरा जो उनका जीवन परिचय है उसको भी पढ़ लें और बाकी ये जो छोटी छोटी चीजें हैं इनको आप पॉइंट वाइज अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि ये चैप्टर जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये है आत्मकथ्य। आत्मकथ्य क्या होता है? आत्म यानी कि अपने आप, कथ्य यानी कि कहानी, अपनी जो कहानी है, आत्मकथा, ठीक है ना। तो उन्होंने इस जो आत्मकथा होती है उसको एक कविता के रूप में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप देखेंगे ये इनके संपादन, जो इनकी हंस पत्रिका का एक आत्मकथा विशेषांक जब निकलना तय हुआ तो उस टाइम पे जो प्रसाद जी थे उनके मित्रों ने उनसे कहा कि आप आत्मकथा लिखें, उन्हें प्रेरित किया, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये उन्होंने उसी चीज को यहाँ पर एक कविता बनाकर लिख दिया गया है। तो प्रसाद जी ने इस चीज से सहमत नहीं थे, यानी कि वो कहते थे कि मैं क्यों लिखूं आत्मकथा, मैं कौन सा इतना बड़ा महान आदमी हूं जो मैं अपनी आत्मकथा लिखूं, मेरी आत्मकथा से किसको प्रेरणा मिलेगी, क्या फायदा मिलेगा मेरी आत्मकथा से किसी को। तो उन्होंने ये सोचकर वो बिल्कुल भी सहमत नहीं थे और इसी असहमति के तर्क से पैदा हुई, जैसे मैंने क्या कहा कि उन्होंने इस असहमति के लिए जो तर्क दिए कि मेरे आत्म
आत्मकथा से किसको क्या फायदा होगा, कोई महान इंसान तो मैं हूं नहीं, ठीक है ना। तो इसी तर्क से ये कविता पैदा हुई और इसे कहा गया आत्मकथ्य। और ये कविता पहली बार 1932 में हंस के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई। छायावादी शैली में लिखी गई इस कविता में जयशंकर प्रसाद जी ने जीवन के यथार्थ, जीवन की जो सच्चाई है, यथार्थ मतलब सच्चाई जो है, जीवन के अभाव जो है और इन सभी पक्षों की मार्मिक अभिव्यक्ति की है। छायावादी सूक्ष्मता के अनुरूप ही अपने मनोभावों को अभिव्यक्त करने के लिए जयशंकर प्रसाद जी ने ललित, सुंदर एवं नवीन शब्दों और बिंबों का प्रयोग किया है। यानी कि अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए अलग अलग तरह के बहुत ही सुंदर बिंबों का प्रयोग उन्होंने किया है। और इन्हीं बिंबों के सहारे उन्होंने बताया है कि उनके जीवन की कथा एक सामान्य व्यक्ति की कथा है। इसीलिए वो कहते हैं कि उनको नहीं लिखनी आत्मकथा, क्या फायदा होगा किसी को मेरी आत्मकथा से, क्या सीखने को मिलेगा। वो कहते हैं कि मेरे जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे महान और रोचक मानकर लोग वाह वाह करेंगे, ठीक है ना। आत्मकथा लिखकर प्रेरणा पाने के लिए लिखते हैं कि अगर उन्होंने आत्मकथा लिखी तो उनके जीवन से कोई किसी को प्रेरणा मिलेगी। तो यहाँ पर उनकी सादगी इतनी है कि वो कहते हैं कि मेरा जीवन इतना महान नहीं है कि जिसको पढ़कर, जिसको सुनकर लोग वाह वाह करेंगे। कुल मिलाकर इस कविता में कवि ने एक तरफ कवि द्वारा दिए गए यथार्थ को स्वीकार किया है, तो दूसरी तरफ महान कवि की विनम्रता भी है। एक तरफ तो जो यथार्थ है, जो सच्चाई है, उसको उन्होंने दिखाया है, दूसरी तरफ उन्होंने कविता को जब लिखा है तो एक महान कवि की विनम्रता, कि एक इतना बड़ा महान कवि होते हुए भी उनके अंदर कितनी विनम्रता है, कितनी एक तरह से सादगी है, सरलता है, वो उन्होंने यहाँ पर दिखाया है। तो जैसे मैंने कहा, कविता हमारी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसको हम पढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे और फिर हम नेक्स्ट सेशन में इसको सप्रसंग अच्छे से इसको भाव के साथ समझेंगे। चलिए कविता की पंक्तियों को सबसे पहले यहाँ पर पढ़ लेते हैं। मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास यह लोग करते ही रहते हैं अपना मलिन व्यंग, मलिन उपहास। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी, तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी, बीती तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे जब यह गागर रीति। तो क्या कहते हैं कि मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी अपनी, मधुप यानी कि भवरा, गुनगुनाकर अपनी कहानी कह जाता है। क्या कहानी? वो कहते देखो मुरझाकर गिर रही पत्तियां कितनी आज घनी। जो पत्तियां हैं वो भी अब मुरझाकर गिरने लगी हैं, जो किसी टाइम पे बहुत घनी हुआ करती थी, अब वो पत्तियां भी मुरझाकर गिरने लगे। इस गंभीर अनंत नीलिमा में अपने जीवन को बताते हैं कि उनका जीवन जो है काफी गंभीर रहा है, और कहते हैं अनंत नीलिमा में, यानी कि जिसमें बहुत ज्यादा सुख नहीं है, बहुत ज्यादा खुशियां नहीं है, बहुत ज्यादा अनंत नीलिमा है, में असंख्य जीवन इतिहास, और बहुत सारे जीवन इतिहास है, बहुत सारे, यानी कि हर एक पड़ाव में एक कहानी है, हर एक पड़ाव का एक इतिहास है। तो कहते हैं इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, और यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास, और जो हमेशा समय समय पर मुझे मेरा उपहास करते रहते हैं, मजाक बनाते रहते हैं, व्यंग करते रहते हैं। तब भी कहते हो कह डालूं, और ऐसी परिस्थिति, यानी कि मैं कोई महान आदमी होता, महान व्यक्ति होता,
तो शायद लिख लेता मैं एक सर्वसाधारण व्यक्ति हूँ और जिसके जीवन में बहुत सारे इतिहास हैं, बहुत सारी चीजें हैं और कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो मजाक भी बनाती है, जो कुछ ऐसा भी हुआ कि जो हमें खुद को गिल्ट फील कराता है। तो वो कहते हैं तब भी तुम कहते हो, कह दूं दुर्बलता अपनी बीती, कि इतना सब कुछ मतलब कुछ भी खास नहीं है मेरे जीवन में, और फिर भी तुम कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, कि जो जो मेरे साथ गलत हुआ है, जो जो मेरे साथ बुरा हुआ है, जो जो मैंने सहा है, जो जो मेरे जीवन में हुआ है, वो अपनी दुर्बलताएं मैं तुम्हारे सामने रख दूं, सब कुछ कह दूं। मतलब तुम तब भी कहते हो कि मेरा जीवन बहुत साधारण है, बहुत सरल है, और बहुत सारी चीजें ऐसी भी हुई है मेरे जीवन में कि जो मेरा ही मजाक बनाती है, लेकिन फिर भी तुम कहते हो कि कह डालूं मैं अपनी दुर्बलता जो मुझ पर बीती है। तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति। संसार का तो काम है कि वो दूसरों की कमियों पर, दूसरों की दुर्बलताओं पर, दूसरों की जो कमजोरियों पर जो है हंसता है, उनका मजाक बनाता है। तो वो कहते हैं कि अगर मैं लिख भी दूंगा ना तो तुम हंसोगे जब देखोगे कि ये गागर तो बिल्कुल खाली है, ये गागर तो बिल्कुल रीति है, इसमें तो कुछ खास नहीं है, कुछ नया नहीं है। तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति, किंतु कहीं ऐसा न हो, किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले, कि कहीं पढ़ते पढ़ते तुम ये ना पढ़ लो कि तुम ही हो इसे खाली करने वाले। यानी कि ये संसार में आकर ही जो सांसारिक लोग हैं, संसार के जो मेरे आसपास लोग हैं, कि कहीं वही ना हो मुझे ऐसा बनाने वाले। क्योंकि संसार में इतनी सारी चीजें हैं, लोगों के अंदर स्वार्थ इतना है, लोगों के अंदर एक तरह से अपने लिए, कि किसी को धोखा, किसी की परेशानी, किसी पर अत्याचार, ये सब कुछ लोग नहीं देखते। उनको सिर्फ दिखता है अपना फायदा, कि मेरा फायदा कहाँ से हो रहा है। तो वो कहते हैं कि तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति, कि तुम्हें बहुत खुशी होगी जब तुम देखोगे कि ये गागर बिल्कुल खाली है। लेकिन शायद जब मैं अपनी आत्मकथा लिखूं तो आगे कहीं तुम ये ना देख लो कि तुम ही हो इसको खाली करने वाले, कि आज जो मेरे मन में इतना एकांकीपन है, इतना मेरा मन जो इतना रुष्ट है, इतना मेरा मन जो दुखी है, इतना जो मेरा मन परेशान है इस संसारिकता से, कहीं उसका रीजन तुम ही ना हो। क्योंकि लोग ही तो दूसरों को धोखा देते हैं, परेशान करते हैं, कि मेरे दुख का कारण, मेरे परेशानी का कारण कहीं तुम ही ना हो। अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। वो कहते हैं पहले तुम अपने आप को समझो जो मेरा रस ले, रस यानी कि आनंद, जो मेरी चीजों का सुख लेकर अपने आप को भरने वालों, पहले तुम अपना जो है अपने आप को समझो, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। वो कहते हैं कि पहले तुम अपने आप को समझो जो मेरे चीजों का, मेरे जीवन का के बारे में सुनकर जो तुम आनंद लेना चाहते हो और अपने जीवन में खुशियां लाना चाहते हो, तो पहले अपने आप को समझो। यह विडंबना, यह विडंबना, वो कहते हैं ये एक बहुत बड़ी विडंबना है, अरी रसलते सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। वो कहते हैं कि यही तो विडंबना है, यह विडंबना, अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों को दिखलाऊं मैं। कि तुम क्या कहते हो, ये एक विडंबना मेरे आगे तुमने रख दी है कि मैं अपने आप की ही हंसी उड़वाऊं तुम्हारे सामने, और अपनी भूलों को, जीवन में मैंने जितनी भी भूलें की है, जो मैंने दूसरों पर भरोसा किया है, जो मैंने दूसरों से धोखे खाए हैं, जो दूसरों से मैंने कष्ट सहे हैं, जो मैंने जीवन में जितनी परेशानियां, एक तरह से परेशानियों का सामना किया है, जो भी मेरी मिस्टेक्स हैं, जो मैंने गलतियां की हैं, भूलें अपनी, जो मैंने गलतियां की हैं, जो मैंने मिस्टेक्स की है, और प्रवंचना औरों को दिखलाऊं मैं। तो तुम चाहते हो ये सब मैं दूसरों को बताऊं, दूसरों को दिखलाऊं, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। यहां तक तो उन्होंने कहा है
जो भी उनके जीवन में दुख था, परेशानी थी, कष्ट था, समस्याएं थी, उसके बारे में। ठीक है ना। वो कहते कैसे रख दूं मैं दूसरों के सामने। ठीक है, क्योंकि संसार का काम तो है मजे लेना। वो मेरे दुखों को देखेंगे, मेरी परेशानियों को देखेंगे, मेरी दुर्बलताओं को देखेंगे, मेरी कमियों को देखेंगे, मेरे भूलों को देखेंगे, तो वो तो मजे लेंगे, आनंद लेंगे, उन्हें तो मजा आएगा। और फिर कहीं मैं बीच में उन्हीं का नाम ना लिख दूं कि किसका रीजन कौन था, किसकी वजह से मुझे दुख हुआ, किसकी वजह से मुझे कष्ट हुआ, किसकी वजह से मुझे परेशानियां हुई, किसकी वजह से मुझे जीवन में दिक्कतें आई और क्या मेरी गलतियां थी, तो कहीं तुम ही ना परेशान हो जाओ। ठीक है ना। तो यहाँ तक तो उन्होंने ये कहा। अब कहते हैं कि कुछ सुखद क्षण भी उनके जीवन में आए थे, कुछ सुखद, क्योंकि सुख और दुख तो जीवन में लगा रहता है, तो कुछ सुखद क्षण भी उनके जीवन में आए थे। तो कहते हैं उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, कि जब वो अपनी जो उनकी प्रियतमा थी, उनकी पत्नी होंगी या ठीक है ना, तो वो कहते हैं कि उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिला कर हंसते होने वाली उन बातों की, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया। तो वो कहते हैं कि मेरे जीवन में जो कुछ अच्छे, जो सुख के क्षण आए, जो मधुर चांदनी रातों में जो मैंने कुछ बातें की, अच्छी बातें की, जहां पर मैं थोड़ा सा खुश भी था, जहां पर मैं थोड़ा सा प्रसन्न भी था, तो वहां पर उन बातों को भी तुम कहते हो कि मुझे हमारे साथ शेयर करो, क्योंकि आत्मकथा लिखने का मतलब है कि सब कुछ बताना। तो वो कहते हैं उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिला कर हंसते होने वाली उन बातों की, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया। और वो स्वप्न भी, सुख भी कौन सा मेरा पूरा हुआ। कहते मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। कि जो सुख, देखिए यहाँ तक उन्होंने कहा, लेकिन वो कहते हैं कि ये भी एक सुखद सपने की तरह ही था, वो भी मेरा पूरा नहीं हुआ, उसको भी देखते देखते मैं जाग गया और आलिंगन में आते आते मुंह सिखियाकर जो भाग गया। वो कहते हैं कि जैसे ही मैं उसको आलिंगन करने वाला था, यानी कि उस सुख को मैं प्राप्त करने वाला था, वैसे ही मैं वहां से भी निकल गया। तो यानी कि वो कहते हैं कि ये भी जो चीज है मेरे जीवन में, वो भी मेरी पूरी नहीं हुई, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। तो वो अपनी जो पत्नी है, अपनी जो प्रेमिका है, उनके लिए कहते हैं जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। जिसका चेहरा कैसा था, अरुण कपोलों की, जो उसके सुंदर सुंदर से जो गाल थे, उनमें जो लालिमा थी वो किस तरह से लगती थी, जो अनुरागिनी उषा, ये जो उषा काल होता है उसकी जो लालिमा होती है, उस तरह से लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, उसकी स्मृति पाथेय बनी है। वो कहते हैं कि उसी की यादें, उसकी स्मृति पाथेय बनी है। पाथेय कौन होता है, जो पथिक का के साथ चलता है। ठीक है ना। वो कहते हैं उसकी स्मृति पाथेय बनी है थके पथिक की पंथा की। वो अपने आप को क्या कहते हैं, थका हुआ पथिक कहते हैं। यानी कि अब जो है जीवन की इन सब लड़ाइयों से, इन सब चीजों से वो थक गए हैं, और अब केवल वही जो कुछ सुख के क्षण उनके जीवन में आए थे, उसी को उन्होंने पाथेय बना लिया है। यानी कि अपने जीवन का एक सहारा, अपने जीवन को जीने वाला एक साथी बना लिया है, सहारा बना लिया है। उसकी स्मृति पाथेय बनी है थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। तो क्या कहते हैं कि अब केवल एक उसी का सहारा है, जिसके सहारे मैं अपने जीवन को जी रहा हूँ। यानी कि ये जो जीवन मेरा कट रहा है, ये जो जीवन को मैं काट रहा हूँ, ये मैं केवल और केवल उसी के सहारे जो है मैं काट रहा हूँ। मैं अपने जीवन से अब थक चुका हूँ, लेकिन सहारा है मुझे उनका, उन यादों का, उन्हीं के सहारे अपने जीवन को काट रहा हूँ। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की।
जो मेरी कथा है, जो मेरा जीवन की जो मेरी बातें हैं, क्यों क्यों बड़ी मुश्किल से मैंने उसको सिया हुआ है, यानी कि बड़ी मुश्किल से मैंने उसको समेटा हुआ है, तो क्यों तुम उसको उधेड़ना चाहते हो? क्यों तुम कहते हैं ना पुरानी बातें उनको उखेलना, पुरानी बातों को उखेलना, तो कहते क्यों तुम ये सीवन को उधेड़ना चाहते हो? जबरदस्ती जो मैंने अपने अंदर दफन किया हुआ है, अपने अंदर जो दबा कर रखा है, क्यों तुम उसे उधेड़ना चाहते हो? छोटे से जीवन की बड़ी कथाएं, छोटे से जीवन को की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं। वो कहते हैं छोटा सा जो जीवन है मेरा, इसकी बड़ी बड़ी जो कथाएं हैं, ये मैं आज तुम्हारे सामने कैसे कहूं? क्या यह अच्छा नहीं? तो क्या कहते हैं, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं? क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं, कि मैं हमेशा औरों की सुनता रहूं और मौन रहूं? वो कहते हैं क्यों तुम मेरे जीवन की जो मेरे दुख हैं, परेशानियां हैं, कष्ट हैं और कुछ सुख के क्षण भी हैं, जिनके सहारे मैं अपने जीवन को जी रहा हूं, और इन सबको मैंने बिल्कुल बंद कर दिया है, अपने अंदर मैंने दबा लिया है और इन्हीं के सहारे मैं चल रहा हूं। तो वो कहते हैं कि क्यों तुम जो है मेरी इस छोटे से जीवन की जो बड़ी बड़ी कथाएं मेरे अंदर है, उनको सामने लाना चाहते हो, कि ये अच्छा नहीं है कि मैं औरों की सुनता रहूं और स्वयं मौन रहूं? क्या तुमको अच्छा नहीं लगता कि मैं दूसरों की सुनूं और स्वयं जो है मौन रहूं? सुनकर क्या तुम भला करोगे? बहुत ही ज्यादा सुंदर पंक्तियां, कि सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। वो कहते हैं क्या ही कर लोगे भला तुम मेरी छोटी सी भोली सी आत्मकथा को सुनकर? सुनकर भला तुम सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा? मेरी छोटी सी भोली सी आत्मकथा को सुनकर तुम क्या करोगे? अभी समय नहीं। वो कहते हैं समय भी नहीं, और अभी ये सही वक्त भी नहीं है आत्मकथा को लिखने का। अभी ये सही वक्त भी नहीं है, क्योंकि अभी शायद मैं अपने जीवन के उस मुकाम पर नहीं पहुंचा, क्योंकि मेरे जीवन में अभी तक जो चीजें थी वो मैंने सब तुम्हारे सामने रख दिया, और जिनको मैं रखूंगा शायद उससे तुम्हें परेशानी ही होगी, तुम्हें एक दुख ही होगा, तुम्हें एक कष्ट ही होगा, और फिर ये चीजें तो कहीं तुम्हारे नाम पे न चढ़ जाए कि ये सांसारिकता ही है, ये अपने ही लोग हैं जो दुख देने वाले हैं, अपने ही लोग हैं जो कष्ट देने वाले हैं, परेशानियां देने वाले हैं, तो फिर उल्टा कहीं तुम ही परेशानी में न पड़ जाओ। एक इतना, फिर दूसरे में कहा कि कुछ ही तो सुख के क्षण मेरे जीवन में आए थे, जो मेरे जीवन को जीने का सहारा आज बने हैं, जिनके सहारे उन्हीं की स्मृति मेरी पाथेय बनी है, जो मैं ये जीवन काट रहा हूँ उसी के सहारे काट रहा हूँ, और फिर भी तुम कहते हो कि मैं सबके सामने ये सब कह दूं? क्यों न मैं मौन रहूं? और वैसे भी सुनकर तुम क्या करोगे मेरी ये छोटी सी भोली सी आत्मकथा को? अभी समय नहीं, अभी समय भी नहीं। वो कहते हैं कि अभी सही टाइम भी नहीं है, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। क्या कहा है कि अभी समय भी नहीं, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, कि अभी सही समय भी नहीं है आत्मकथा को कहने का, और मेरी जो व्यथा है, व्यथा यानी कि पूरा जो मन में कहते हैं पूरी बातें, तो अभी वो थकी है, सोई है मेरी मौन व्यथा, मौन है वो भी, शांत है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर बहुत ही सुंदर पंक्तियों के साथ बहुत ही सुंदर सी कविता आत्मकथा को पढ़ा, और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आई होगी आत्मकथा। तो मैंने यहाँ पर आपको क्या बताया कि ये जो हमारी कविता है, ये कवि ने कब आपके लिखी है, क्योंकि उनके जो जब उनकी कविता यहाँ उनकी जब पुस्तक छप रही थी, तो उस टाइम पे उनके जो मित्र थे वो उनको फोर्स कर रहे थे, उनको एक तरह से कह रहे थे कि आपको आपकी आत्मकथा लिखनी चाहिए, और उनको ये चीजें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था, उन्होंने इस चीज को अच्छा नहीं माना। तो अब जब उन्होंने इसके लिए तर्क दिए ना उन्हें कि नहीं, मुझे अपनी आत्मकथा क्यों नहीं लिखनी चाहिए,
तो जब उन्होंने तर्क दिए तो उन्हीं तर्कों से इस कविता का जन्म हुआ, तभी इसको आत्मकथ्य भी कहा है। और इसमें वो सारे तर्क दिए हैं कि क्यों वो आत्मकथा नहीं लिख सकते, ठीक है ना। वो शुरुआत से वो अपने जीवन के बारे में बताते हैं कि अब तो मैं मतलब जीवन के अंतिम पड़ाव में हूँ। आज देखो पत्तियां भी जो है गिरने लगी हैं। जो एक पेड़ कभी घना हुआ करता था उसकी पत्तियां गिर रही हैं। और मेरे इस गंभीर जीवन के अनंत नीलिमा में बहुत सारे असंख्य जीवन इतिहास है, यानी कि जो अलग अलग पड़ाव थे जीवन के, बचपन से लेकर किस तरह का उनका बचपन बीता, कैसे उनका पारिवारिक स्थिति क्या थी, उनके परिवार में उनका रहन सहन कैसा था, किस तरह से उनकी शिक्षा दीक्षा हुई, कैसे वो इस मुकाम तक पहुंचे, क्या उनके परिवार में किस तरह से उनके जो वैवाहिक जीवन उनका कैसा था, उनका परिवार कैसा था। तो इन सब चीजों के बारे में वो कहते हैं कि असंख्य जीवन इतिहास है मेरी आत्मकथा में, मतलब मेरे जीवन में। और फिर भी तुम कहते हो कि कह दूं मैं अपनी, जो ये सब कभी कभी ये मेरा मजाक भी उड़ाते हैं, क्योंकि हर इंसान के साथ हमेशा अच्छा नहीं होता, ठीक है ना। कभी बुरा भी होता है, कभी कुछ गलतियां भी हम कर देते हैं, कभी किसी गलती कुछ अच्छा करने के कारण भी हम कुछ गलत कर देते हैं। कई बार हमारे भरोसे के कारण भी हमारे साथ कुछ गलत हो जाता है। कई बार हम धोखा भी खा लेते हैं। तो इस कारण बहुत सारी चीजें उनके जीवन में हुई हैं। और वो कहते हैं कि ये सब जो है मेरा व्यंग मलिन उपहास कर रहे हैं। और फिर भी तुम कहते हो कि मैं अपनी सारी दुर्बलताएं यहाँ पर लिख डालूं, यानी कि मेरी जितनी भी कमियां थी, मेरी जितनी भी गलतियां थी, मेरी जितनी भी जीवन की जो दुर्बलताएं रही हैं, उन सबको मैं यहाँ पर लिख दूं। कि तुम क्या करोगे, वैसे भी तुम सुख ही पाओगे जब देखोगे कि ये गागर तो बिल्कुल रीति है, यानी कि इसमें कुछ देखने सुनने लायक तो है नहीं। तो इस तरह से, और उसमें उन्होंने यहाँ पर क्या कहा कि वो कहते हैं अपने को समझो। जो तुम मुझे यहाँ पर कह रहे हो ना कि आत्मकथा लिखो आत्मकथा लिखो, तो इससे अच्छा कि तुम अपने आप को समझो, जो मेरा रस ले अपनी भरने वाले, मेरे जीवन का आनंद लेकर, मेरे जीवन के सुख का, दुख का, परेशानियों का, दुर्बलताओं का मजा लेकर जो अपनी भरने वाले, तुम अपने आप को समझो। वो कहते हैं कि मैं अपनी जो भूले हैं, अपनी जो प्रवंचनाएं हैं, कैसे मैं दूसरों को दिखा दूं। तो फिर वो कहते हैं इतना तो सब कुछ हुआ ही है जीवन में, कुछ सुख के क्षण भी आए हैं, उनको कैसे तुम्हारे सामने रखूं, जिनके सहारे मैं अपने जीवन को जी रहा हूं। तो इस तरह से बहुत सारे उन्होंने यहाँ पर तर्क दिए हैं अपनी आत्मकथा ना लिखने के। और लास्ट में वो यहाँ पर बताते हैं कि जो मैंने अभी तक अपने अंदर दबा कर रखी हैं चीजें, तुम क्यों उन्हें उधेड़ना चाहते हो, क्यों तुम उन्हें जो है मेरे जीवन को क्यों उधेड़ना चाहते हो। क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगता कि मैं चुपचाप बैठकर दूसरों की सुनता रहूं, और मेरी ये तुम सुनकर वैसे भी क्या करोगे, मेरी भोली सी आत्मकथा है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि महान हो, कुछ भी ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा हो। तो मेरी जो लास्ट में कहते हैं अभी समय भी नहीं है, यानी कि अभी समय भी नहीं है, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर कविता को रिवाइज भी कर लिया है। मैं आशा करती हूँ कि अब तो आपको अच्छे से कविता समझ आ गई होगी। नेक्स्ट सेशन में हम इस पाठ से जुड़े हुए जो है पूरे काव्यांशों की सप्रसंग व्याख्या करेंगे, और साथ ही कठिन शब्दों को लेंगे और पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर डिस्कस करेंगे। और इसी तरह से यहाँ पर जो पढ़ा है उसे घर पर रिवाइज करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।